Today we will complete the simplex method. We will take an example of maximization problem, and we will solve that by simplex method. So let's start. Here, a simplex problem is shown in your screen. That is, solve the LP problem. Max z equal to 3x1 plus 5x2 plus 4x3. This is our objective function, and the subject to constants are 2x1 plus 3x2 less than equal to 8, 2x2 plus 5x3 less than equal to 10, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equal to 15. And the non-negativity constants are x1, x2, x3 are greater than equal to 0. So this is our problem which we have to solve. Now, in the last lecture, I told you when the condition is like this, uh, when the constant is like this, means in the inequality is less than equal to. So what we have to do, we will introduce slack variable. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू कंडीशन के हैं, then we will introduce slack variable. Okay, so here there are three subject to constant, that is 2x1 plus 3x2 less than equal to 8, 2x2 plus 5x3 less than equal to 10, and 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equal to 15. So there are three subject to constant. So we will introduce three slack variables, that will be s1, s2 and s3. So what will become, after introducing the slack variable in the subject to constant, they will become 2x1 plus 3x2 plus s1 equal to 8. This is our first subject to constant. Okay, in the second, 2x2 plus 5x3 plus s2 equal to 10. And third one is 3x1 plus 2x2 plus 4x3 plus s3 equal to 15. In the last lecture, I told you that when we remove the inequality condition, so what will it become? It will become equation. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब ये हम इनइक्वलिटी साइन हटाएंगे और स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इसको इक्वलिटी में बदल लिया. नाउ आगे चलते हैं. नाउ what will become our objective function? So we will introduce all the slack variable with zero coefficient in the objective function. जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम सारे वेरिएबल को, जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनको जीरो कोफिशिएंट के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे. So it will become z equal to 3x1 plus 5x2 plus 4x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. This is our objective function. Now we have to construct the simplex table. अब हमें simplex table को construct करना है. सर ये तो वाली लाइन starting कैसे की है एक बार बता दीजिए. कौन सा z वाली? यस सर. ओके, हमारे पास यहाँ पर देखिए z वाला था, ये z था हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था. z इक्वल टू था 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3. तो जो हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट में, हमारे पास तीन सब्जेक्टिव कांस्टेंट है, हमने तीन स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं. एक s1 पहले में, दूसरे में s2, तीसरे में s3. ये जितने भी हमारे पास स्लैक वेरिएबल हैं उन्हीं स्लैक वेरिएबल को हम जीरो कोफिशिएंट के साथ, जो s1, s2, s3, हम जीरो कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट s1 का 0, यहाँ पर s2 का कोफिशिएंट 0, s3 का कोफिशिएंट 0, जीरो कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे. ठीक, तो हमने जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था पहले 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, ये इतना था. अब हमने स्लैक वेरिएबल जीरो कोफिशिएंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हो जाएगा प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3. ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया. नाउ
अब हम सिंपलेक्स टेबल फ्रेम कर रहे हैं। तो सिंपलेक्स टेबल में लास्ट में मैंने बताया था कि जो सबसे पहली लाइन आएगी वो होगी सी जे, और सी जे क्या होगा, उसके सामने हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास जो सी जे होगा वो कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए सी जे लिखा है, आफ्टर दैट वी हैव मेड एन एरो, हमने एक एरो बनाया है। अब उसके सामने 3 5 4 0 0 0, यहाँ से ये 3 5 4 0 0 0। पहले अब ये फर्स्ट कॉलम में आते हैं। बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल वो होते हैं जो हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है अपने सब्जेक्टिव कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ठीक, तो जितने भी बेसिक वेरिएबल होते हैं वो हमारे फर्स्ट कॉलम में आएंगे। फर्स्ट कॉलम में आ गए हमारे सारे बेसिक वेरिएबल। कौन कौन से हैं? 3 स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए थे, S1 S2 S3। ठीक, वो हमने यहाँ पर लिख दिए पहले कॉलम में। अब जब पहले कॉलम में लिख देंगे हम, इसके बाद हम बनाएंगे दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम हमारे पास कौन सा है? सी बी, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम वो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये था, इसमें कोफिशिएंट ऑफ S1 दैट इज 0, कोफिशिएंट ऑफ S2 0, कोफिशिएंट S3 0। ये हमने 3 इसके कोफिशिएंट लिख दिए। इन द सेकंड थर्ड कॉलम वी विल इंट्रोड्यूस XB। ये XB क्या है? ये वो वैल्यू है जो हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दी है। अब हम यहाँ पर आते हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट में। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू, पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट में 8, दूसरे सब्जेक्टिव कांस्टेंट में 10, तीसरे सब्जेक्टिव कांस्टेंट में 15। तो ये हमने XP की वैल्यू लिख दी है 8, 10 और 15। ठीक, अब हमारे पास जो पहला नेक्स्ट कॉलम आता है वो होता है X1। अब X1 में क्या आएगा? तो जो तीनों सब्जेक्टिव कांस्टेंट हैं उनके कोफिशिएंट आएंगे। हमारे पास X1 में जो तीनों सब्जेक्टिव कांस्टेंट हैं, तो वहां पर हम X1 के जितने कोफिशिएंट होंगे वो लिख देंगे। ठीक, तो पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट में X1 का कोफिशिएंट 2। देखिए दिस इज आवर फर्स्ट सब्जेक्टिव कांस्टेंट इन विच द कोफिशिएंट ऑफ X1 इज 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, ये लिखा है हमारे पास 2। दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट दैट इज हियर देयर इज नो X1। दूसरे सब्जेक्टिव कांस्टेंट में X1 का टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हो गया 0। इन द थर्ड सब्जेक्टिव कांस्टेंट सिमिलरली यहाँ पर X1 का कोफिशिएंट 3, तो हमने तीसरा ये लिख दिया 3, ये आपका लिखा है 3। अब X2 में देखिए, फर्स्ट सब्जेक्टिव कांस्टेंट में X2 का कोफिशिएंट 3, हमने ये लिख दिया 3। X2 का कोफिशिएंट दूसरे सब्जेक्टिव कांस्टेंट में 2, हमने ये लिख दिया 2। तीसरे सब्जेक्टिव कांस्टेंट में 2, हमने ये लिख दिया 2। अब नेक्स्ट X3 में आते हैं। तो X3 पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट में X3 नहीं है, देयर इज नो X3 इन फर्स्ट सब्जेक्टिव कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ X3 विल बी 0। ये रही आपकी 0। इन द सेकंड सब्जेक्टिव कांस्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ X3 इज 5, so we will put down here 5, and in the third one that is coefficient of X3 is 4, तो हमने यहाँ पर लिखा में S1 का कोफिशिएंट 1, ठीक, S2 है नहीं तो 0, S3 नहीं तो 0। तो देखिए S1 में पहला कोफिशिएंट S1 का 1, S2 नहीं 0, S3 नहीं 0। अब S2 का देखते हैं। S2 में पहले वाले में S2 नहीं है तो 0, दूसरे वाले में S2 है तो 1, और तीसरे वाले में S2 नहीं है तो 0। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही जो हमारे पास तीसरा वाला है उसमें भी हम S1 S3 के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो पहले वाले में हमारे पास S3 नहीं है, दूसरे वाले में भी S3 नहीं है, तीसरे वाले में S3 है, तो हमारे पास पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 0 और तीसरे वाले में 1। तो देखिए S3 वाले में क्या है 0 0 1। ये हमने टेबल फ्रेम कर ली। यहाँ CJ जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट है वो 3 5 4
0 0 0। अब इतनी टेबल बनाने के बाद आफ्टर मेकिंग दिस टेबल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड जे। हम जेड जे की वैल्यू निकालेंगे। जेड जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ सीबी, मतलब ये सीबी का, और जो हमारे पास ये एक्स बी और एक्स वन और एक्स टू और एक्स थ्री, एस वन एस टू एस थ्री, इसमें से इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके उनको ऐड कर देते हैं। हमारे पास सीबी के कॉफिशिएंट में हमारे पास जितने भी उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम के कॉफिशिएंट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं। मैं एक दो बता देता हूं, उसके बाद आप देख लीजिएगा। जैसे पहला एक्सबी में देखते हैं, 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0। यहाँ पर देखिए मैंने जेड जे कैलकुलेट किया है, 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का सब में मल्टीप्लिकेशन है तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे कॉलम में देखिए, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये 0 आ गया। ऐसे ही तीसरे में देखिएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, तो दिस विल बिकम 0। तो ऐसे ही चूंकि सीबी के कॉफिशिएंट सभी 0 हैं तो पहली बार में सभी जेड जे की वैल्यू 0 0 0 आ जाएगी। ठीक, अब हमने ये सभी जेड जे की वैल्यू 0 0 ये लिख दिया, 0 0 0 0 0 0 0। अब हमें निकालना है सीजे माइनस जेड जे। देखिएगा, सीजे आपका ये ऊपर लिखा है, सीजे की कॉफिशिएंट 3 5 4 0 0, और जेड जे हमने हमारे पास ये निकला है 0 0 0 0 0 0। सीजे में से जेड जे को घटाना है, तो पहला सीजे है 3 और पहला जेड जे है 0। इसके करस्पॉन्डिंग सामने सामने वाला घटना है, तो 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने सीजे माइनस जेड जे ये कैलकुलेट किया हुआ है। ये टुडेज पीपीटी आई हैव आल्सो शेयर्ड विद योर गूगल क्लासरूम, सो यू कैन फाइंड देयर। ओके, नाउ अब बात करते हैं जो हमारे पास सीजे माइनस जेड जे वैल्यू है। In this Cj minus Zj value, we will find the most positive value। सबसे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? ठीक, तो इन दिस वैल्यू द 5 इज मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5 एंड ऑल दीज 0 आर लेस देन 5। तो जो सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है दैट विल बी आर पाइवोटल कॉलम। जो 5 के सामने का पूरा कॉलम होगा दैट विल बी called or pivotal column। This is also called key column। मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए ऊपर key column। And the variable in pivotal column will be entering variable। जो यहाँ पर x2 है, x2 हमारा कहलाएगा entering variable। ठीक, अब ये entering होगा कहाँ पर, उसके लिए हम अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास एक चीज आ गई, pivotal column। In the last lecture when I told you about the procedure of simplex method, so I told you what is the pivotal column। ये रहा आपका pivotal column, the column having largest positive value, the net evaluation row for a maximization problem is called your pivotal column। So we have find the pivotal column। Now अब जो हमारे पास वैल्यू xb है, वैल्यू ऑफ xb, वो क्या करेंगे, उसमें से हम उसके करस्पॉन्डिंग जो पाइवोटल कॉलम है उसके एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 8 के करस्पॉन्डिंग पाइवोटल कॉलम में वैल्यू इज 3, 10 के करस्पॉन्डिंग 2, 15 के करस्पॉन्डिंग 2। सो दिस in this ratio we will find the minimum ratio। तो 8 by 3 that is 2.6, 10 by 2 5, 15 by 2 that is 7.5, or in all these values 2.66 is less, this is minimum। तो this is called our pivotal row or key row। यहाँ पर 2.66 जो हमारी मिनिमम वैल्यू है उसके
सामने की पूरी रो हो गई हमारी पाइवोटल रो, या इसी को बोलते हैं की रो। अब इस की रो को फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि वेयर इज द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम। जो की रो और की कॉलम है उसका इंटरसेक्शन कौन सा है, दैट इज दिस पॉइंट 3 वाले में। तो दिस 3 इज कॉल्ड और पाइवोटल एलिमेंट और की एलिमेंट। आई हैव राइट डाउन इट सेपरेट, मैंने यहाँ इसको अलग लिख दिया है, 3 इज और की एलिमेंट। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास जो टेबल बन गई। अब इसके बाद हमें ये करना है कि जो ये की एलिमेंट है, ठीक, इसके जरिए जिस रो में आया है उस रो के सामने का जो बेसिक वेरिएबल होगा वो कहलाएगा हमारा एग्जिट वेरिएबल। जो कॉलम आया था जिसमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी उसके सामने का वेरिएबल था एंटरिंग वेरिएबल। और जो पाइवोटल रो आई थी उसमें जो की रो है जिसमें उसके सामने का वेरिएबल दैट इज S1 ये कहलाएगा एग्जिट वेरिएबल। अब एग्जिट वेरिएबल जो है तो वो कैसे आएगा, जो x2 है वो x2 आ जाएगा यहाँ पर S1 की जगह, और जो x2 की वैल्यू है ये 5, इसका सामने का कोएफिशिएंट 5 वो आ जाएगा इस CD की जगह। ठीक, तो इन द नेक्स्ट टेबल हम क्या करेंगे, जो ये 3 है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस 3 को हमें 1 करना है। तो 1 कब आएगा, जब हम इस पूरी रो में इस 3 से डिवाइड कर दें। ठीक, ये सीधी सी बात समझिए कि जो हमारे पास पाइवोटल रो होती है हम उसमें से पाइवोटल एलिमेंट का डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 8/3, 2/3, 3/3, 0/3, 1/3, 0/3, 0/3, इस तरह से जो भी वैल्यूज आएंगी कि आप यहाँ पर लिखेंगे। और जो S2 और S3 हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टेबल में और वो कैसे बनेगा हम देखते हैं। ये रही आपकी वो नेक्स्ट टेबल। ठीक, हमारे पास जो पाइवोटल एलिमेंट आया था 3, तो जो हमारे पास R1 था, देखिए S1 की जगह हमारे पास जो एंटरिंग वेरिएबल X2 था वो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद हमने बताया कि जो हमारे पास की एलिमेंट था 3 उससे हम पूरी पाइवोटल रो को डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हमने हमारे पास जो x2 की वैल्यू थी 5, CB की जगह जहाँ 0 था हमने ये पुट कर दिया। अब हम इस पूरी रो को पाइवोटल एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो 8/3, 2/3, 3/3 दैट इज 1, 0/3 दैट इज 0, 1/3, 0/3 एंड 0/3। ये देखिए R1 जो आएगा, R1 मैंने ये लिख दिया है, मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं। ये रही हमारे पास R1 के एलिमेंट। कैसे, जब हमने पाइवोटल एलिमेंट से उसको डिवाइड किया। एज ए फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो दैट इज R1 इक्वल टू ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। हमने ओल्ड वैल्यू को की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो आ गई वो ये बन गई। ठीक, नाउ अब हमें क्या करना है कि जो R2 और R3 मतलब कि सेकंड रो और थर्ड रो है उनकी वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे। तो उनकी वैल्यू को चेंज करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। तो ओल्ड वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम, याद रखिएगा प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। अब देखिए मैं पीछे देख रहा हूँ, 1-2 बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर पूरा मैं उसके सीधे सीधे बताता चल जाऊंगा। प्रीवियस वैल्यू है यहाँ पर हमारी 10। ठीक, तो 10 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम है ये आ गई हमारे पास 2। तो ये 2 देखिए इस पूरी रो के लिए तो ये यही रहेगा 2। ठीक, बाकी ओल्ड वैल्यू कौन कौन सी रहेंगी, 10, 0, 2, 5, 0, 1, 0। ठीक, और जो न्यू वैल्यू है वो आपकी ऑलरेडी आगे की टेबल में दी हुई है। 2 ये सभी के लिए सेम रहेगा, ये ओल्ड वैल्यू बदलेंगी और ये न्यू वैल्यू। तो अब हम देखते हैं, लेट अस सी फर्स्ट इन द फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 10 R2 में 10 माइनस 2
into 8/3, क्योंकि न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो, तो हमारे पास ये थी 8/3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8/3. तो when we will solve it, the value will come 14/3. Means 10 minus 2 into 8/3, the value will come 14/3. Similarly, in the second table, the value was 0, old value, minus 2 into 2/3. यहाँ पर ये हमारे पास 2/3. Value what will come? Minus 4/3. Similarly, in the next, value was 2, यहाँ पर 2, तो 2 minus 2 into 1, that is equal to 0. Next, 5 minus 2 into 0, that is 5. Here I. Similarly, 0 minus 2 into 1/3, the value will become minus 2/3. Minus 2/3. Old value, that is 1, minus previous value in pivotal column, that is 2, and the new value in the pivotal row, that is 0. So 1 minus 2 into 0 equal to 1. Similarly, in the last column, previous value, that was 0, minus previous value in pivotal column, that was 2, into new value in pivotal row, that is 0. So 0 minus 0 will be 0. So this will become our second row, that is R2, S2 वाली, ठीक. Similarly, ऐसे ही R3. अब R3 की वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट की है, देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है. Similarly, ditto, same process, that is 29/3 is 5/3, 0, 4, minus 2/3, 0 and 1. This is our R3 by same process, just like we have find R2. अब हमारे पास R1, R2, R3 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं. Now again what we have to calculate? Again we will find the value of Zj. तो Zj की वैल्यू कैसी? Similarly again वही 5 into 8/3, that is 5 into 8/3. देखिए प्लस 0 into 14/3 प्लस 0 into 29/3. तो मैं एक बता दे रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा 5 into 8/3, that is 40/3, and all rest of these two will become 0. ये बाकी बचे हुए दो will 0 हो जाएंगे. तो पहली वैल्यू आ गई 40/3. याद रखिए कि Zj की मैक्स वैल्यू आती है जब तक ये हम निकाल रहे हैं. ऐसे ही सिमिलरली जब इसमें करेंगे तो देखिए 5 into 2/3, तो ये आ जाएगा 10/3, and the rest will become 0 because here 0, so multiplication of these two values will become 0. So 10/3. Similarly here 5 into 1 5, और यहाँ पर 0, here 5/3, 0 and 0. ठीक, ये हमने निकाल लिया Zj की वैल्यू. देखिए मैंने जो कैलकुलेट किया है वो ये रहेगी 5 into 8/3 plus 0 into 14/3 plus 0 into 29/3, that is 40/3. Similar 5 into 2/3 plus 0 into 0 plus 0 into 0, that is 10/3. 5 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into 0, that is 5. 5 into 0 plus 0 into 5 plus 0 into 4, 0. 5 into 1 plus 0 into minus 2/3 plus 0 into minus 2/3, that will become 5. 5 into 0 plus 0 into 1 plus 0 into 0, that is 0. 5 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 1, that will become 0. So we have found the value of Zj. अब हमने यहाँ पर Zj की वैल्यू निकाल ली. जब Zj की वैल्यू निकाल लिया तो now we have to find the value of Cj minus Zj. अब हमें Cj minus Zj की वैल्यू निकालनी है. मीन्स हमें जो यहाँ पर दिया हुआ 3, 5, 4, 0, 0, इनमें से इस Zj की वैल्यू घटानी है. तो पहली वैल्यू क्या आएगी? 3 minus 10 minus 3. तो वैल्यू विल बिकम माइनस का 1/3. ये देखिए यहाँ पर मैंने निकाला 3 minus 10/3, देन द वैल्यू विल बिकम माइनस 1/3. सिमिलरली 5 minus 5, 0. 4 minus 0, 4. 0 minus 5/3, that is minus 5/3. 0 minus 0 and 0 minus 0, 0. तो यहाँ पर देखिए I have put all these value in Cj minus Zj. ठीक,
अब यहाँ पर हमने देख लिया कि कितने जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। अगर सारे नेगेटिव या जीरो हैं, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ Cj माइनस Zj is either zero or negative, then we will reach the optimal solution. If there is any most positive value, then we will again repeat this process. अब अगर सारी वैल्यू जीरो या नेगेटिव है तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन पहुंच जाएगा, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -1/3 0 4 -5/3 0 0। तो दिस 4 इज मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अभी हमारे पास यहाँ पर ये 4 मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट मीन्स वी विल टेक इट एज ए पाइवोटल कॉलम। ठीक, तो हम इसको फिर से एक वही टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया पाइवोटल कॉलम। जो हमारे पास पाइवोटल कॉलम है उसका जो वेरिएबल होगा वो होगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। दिस x3 विल बी कॉल्ड आर एंटरिंग वेरिएबल। अब एंटरिंग वेरिएबल में जो हमारे पास आएगा वो किसकी जगह पर आएगा, अब हम इसका निकालेंगे कैसे। उसके लिए हम जो xb की वैल्यू है उसमें हम जो cb की वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, सॉरी जो की एलिमेंट की रो की कॉलम की वैल्यूज हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो cb यहाँ पर 8/3 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ पर देखिए 8/3 डिवाइडेड बाई 0, so it will become undefined, that is infinitive, so this is out. Okay, similarly next 14/3 divided by 5, ठीक, so what will become 11/15, okay, 11/15, again 29/3 that is divided by 4, so 29/12 what will become, इसको यहाँ पर देखिए मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 14/15, 14/3/5, तो 14 ये आपके पास ब्लैक बोर्ड आ गया, स्क्रीन पर आपकी सो रहा होगा ब्लैक बोर्ड। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 14/3 divided by 5, ठीक, what will become, it will become 14/15, okay, so value is approximate 0.93, this value will come, okay. Now in the this 29/3/4, so it will become 29/12, so value of this 29/12, so value will become 2 point something, 2.4 approximate this. So which value is less, this means 14/15 is minimum in this equation. In this ratio 14/15 is minimum ratio, so this will become our pivotal row. ये हमारे पास 14/15 है, मिनिमम वैल्यू है, तो ये हमारे पास बन जाएगा पाइवोटल रो। तो इट मींस S2 इज आर एग्जिट वेरिएबल। जो हमारे पास पाइवोटल रो में जो वेरिएबल होता था वो हमारे पास एग्जिट वेरिएबल होता था, लास्ट टेबल में हमने किया। तो इस S2 की जगह आ जाएगा अब X3, जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा X3, कहाँ पर, इस S2 की जगह, ठीक, आएगा क्या, वो आएगा X3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये 0 की जगह हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक। तो अब हम जब अगली टेबल आएगी और हाँ इसमें से जो है जो की एलिमेंट है वो है आपका 5, ठीक, क्यों, बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ पाइवोटल रो एंड पाइवोटल कॉलम इज एट 0.5, यहाँ पर पांचवें पर हमारा 5 एलिमेंट पर दोनों का इंटरसेक्शन है, तो दिस 5 इज आर
पाइवोटल एलिमेंट। नाउ अब जब हमारे पास पाइवोटल एलिमेंट बन गया तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी पाइवोटल रो को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब पाइवोटल रो को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टेबल आएगी वो क्या बनेगी, वो हम आगे की टेबल में देखते हैं। ये रही, हमने ये डिवाइड किया इस दूसरी वाली को। ठीक, तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आया, 14/15 माइनस 4/15, 0, 1, -2/15, 1/5 एंड 0। कैसे, जो R2 है देखिए मैंने यहाँ पर ये इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर पहले था 14/3 डिवाइडेड बाई 5 दैट विल बिकम 14/15। सिमिलरली -4/3 डिवाइडेड बाई 5 -4/15। ठीक, 0/5 दैट इज 0, 5/5 1, -2/3 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज -2/15, 1/5 एंड 0। ठीक, तो ये हमारे पास जो R2 मतलब कि सेकेंड रो थे उसके एलिमेंट आ गए। अब हमें करना है क्या, जो ये वाला टेबल है मतलब कि R1 और R3 इनको हमें और चेंज करना है। ठीक, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए ये हम निकाल चुके हैं, याद रखिएगा। अब हम R3 जो निकालेंगे कैसे, वही पुराना R3 ओल्ड माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम। यहाँ पर ये फिर ये मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, R3 ओल्ड माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। ठीक, अब जब न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो तो सिमिलरली वही प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो R3 दैट इज, यहाँ से देखिए 89/15, 41/15, 0, 0, -2/15, -4/5 and 1. I have calculated this value, these values here. मैंने इन वैल्यूज को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप मैंने निकाल दिया। नाउ अब हमें अगेन वी हैव टू फाइंड द जेड जे। ठीक, अब हमें फिर से वही जेड जे निकालना है। तो जेड जे कैसे आएगा, जेड जे वही जो हमारे पास की कॉलम था उससे जो हमारे पास सीबी की वैल्यू थी उनका मल्टीप्लिकेशन और सम करके हमारे पास, देखिए अब हमने क्या किया, 5 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू -4/15 प्लस 0 इंटू 41/15। ठीक, ये हमारे पास आ गया की कॉलम। ठीक, क्यों, जब हमने जेड की वैल्यू निकाली, देखिए जेड यहाँ से निकालेंगे 5 इंटू 8/3 प्लस 4 इंटू 14/15 और 0 इंटू 10, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी दैट इज 256/15। इसका देखिए कैलकुलेशन में एक बार करके दिखा देता हूँ। लेट अस सी, 5 इंटू 8/3 व्हाइट बोर्ड पर, ये पहले हम हटा देते हैं इसको, ये इरेज कर दिया सब पूरा। तो हमारे पास वैल्यू है 5 इंटू 8/3 प्लस 4 इंटू 14/15। तो लेट अस सी दिस 5 इंटू 8/3, 8/3 प्लस दूसरा क्या है, दैट इज 4 इंटू 14/15, 4 इंटू 14/15, 4 इंटू
14 by 15 एंड थर्ड विल बिकम 0। ठीक, तीसरा हो जाएगा 0 क्योंकि उसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको तीसरा लिख दे रहे हैं 0। यहां से देखिए इट विल बिकम 40 बाई 3, 40 बाई 3 प्लस what will become 56, 14 into 4 that is 56 upon 15। ठीक, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 15 का एलसीएम, ये हो गया एलसीएम 5 3 5 जो 15 500, ये हो गया 200। ठीक, प्लस यहाँ से आ जाएगा 56, तो ये हो गया 56। ठीक, तो टोटल कितना आ जाएगा 256 अपॉन 15, टोटल आ गया 256 और डिवाइडेड बाय 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर जेड जे। ये अब यहाँ पर देखिए ये रहा आपका जेड 256 अपॉन 15। सिमिलरली ऐसे ही इसमें भी करेंगे हम 5 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू -4/15 एंड 0 इंटू 41/15। ठीक, सिमिलरली ऐसे यहाँ से 5 इंटू 1 4 इंटू 0 0 इंटू 0, फिर यहाँ से 5 इंटू 0 4 इंटू 1 और 0 इंटू 0, फिर यहाँ से 5 इंटू 1/3 4 इंटू -2/15 0 इंटू -2/3, 5 इंटू 0 4 इंटू 1/5 एंड 0 इंटू -4/5, 5 इंटू 0 4 इंटू 0 0 इंटू 1। So we will find the value of zj here. Okay, now अब जब हमने zj की वैल्यू निकाल ली, अब हमें निकालना है cj। ठीक, cj हम निकाल लें तो cj क्या करेंगे भाई 3 माइनस कितना हमारे पास, इसको देखिए zj यहाँ पर आता 11/15 प्लस का, तो 3 माइनस 11/15 और विल बिकम 34/15। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए मैंने निकाला 3 माइनस 11/15, तो वैल्यू विल बिकम 34/15। ऐसे ही x2 कॉलम के लिए 5 माइनस 5 0, x3 वाले के लिए 4 माइनस 4 0, फिर s1 के लिए 0 माइनस 17/15, s2 वाले के लिए 0 माइनस 4/5 एंड s3 के लिए 0 माइनस 0। तो ऑल द वैल्यू ऑफ cj माइनस zj that is I have put it down here. 34/15 0 0 minus 17/15 minus 4/15. Now we will again check either any value is most positive और 0 और नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यू तो 0 नेगेटिव, लेकिन ये 34/15 ये हमारे पास मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है अभी, तो इसके सामने का जो कॉलम होगा वो अगेन विल बिकम पाइवोटल कॉलम। ठीक, कौन सा x1 वाला। ठीक, अब हमें इस x1 ये कहलाएगा हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल। ठीक, एंटरिंग वेरिएबल। अब इसकी जगह कौन सा एग्जिट वेरिएबल होगा, उसके लिए वी विल फाइंड द मिनिमम रेशियो। तो इसकी कॉलम के या पाइवोटल कॉलम के एलिमेंट से हम 8/3 को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 8/3 डिवाइडेड बाई 2/3 दैट विल बी 4, 14/15 माइनस 4/15। तो देखिए ये नेगेटिव वैल्यू हो गया क्योंकि हमें x1 x2 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव, तो दैट्स इट नॉट पॉसिबल, तो इसको हमने हटा दिया। अगेन 89/15 और 41/15, तो वैल्यू विल बिकम हाउ मच 89/41। तो देखिए दिस विल वैल्यू 4 here 2.1/7, so which value is less, minimum ratio 2.17। so this row that is S3, row R3 will become is R pivotal row। हमारे पास जो R3 है ये pivotal row बन गई, तो जो एग्जिट वेरिएबल होगा वो कहलाएगा S3 और एंटरिंग वेरिएबल x1। तो इस s3 की जगह अगली बार हम लिख देंगे x1 और इसके सामने की वैल्यू दैट इज 3। ठीक, ये यहां आ गया। ठीक, इतना लिखने के बाद अब हम
अगेन फिर से वही टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम अगेन वही टेबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने उसमें क्या किया, हमारे पास जो की एलिमेंट था, की एलिमेंट कौन था, जो पाइवोटल रो और पाइवोटल कॉलम का इंटरसेक्शन, दैट इज 41/15। तो इस पूरी रो में हम 41/15 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 41/15 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने ये यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक, R3 को 89/15 डिवाइडेड बाय 41/15, तो आएगा 89/41। सिमिलरली इस वाले सेकंड वाले में 41/15 डिवाइडेड बाय 41/15, तो दैट इज 1। 0 अपॉन 41/15 0, 0 अपॉन 41/15 0, -2/15 upon 41/15, that is -2/41. Again -4/5 upon 41/15, that is -12/41. 1/41 upon 15 equal to 15/41. तो ये मैंने आपकी तीसरे उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज लिख दी है R3 में। अब now we have to again the change of we will change the values of R1 and R2. अब R1 और R2 की जगह फिर वही पुरानी प्रोसेस दैट इज फॉर्मूला लगा करके, कौन सा, R1 ओल्ड माइनस प्रीवियस वैल्यू इन पाइवोटल कॉलम एंड न्यू वैल्यू इनटू न्यू वैल्यू इन पाइवोटल रो। तो देखिए जो पहला है, सबसे पहला आ रहा है हमारे पास 50/41, कैसे, पुरानी वैल्यू थी 8/3 माइनस उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉलम वैल्यू थी प्रीवियस, दैट इज 2/3, जो न्यू वैल्यू है दैट इज 89/41। अब यहां से एक थोड़ा पीछे देख लीजिए, एक देख लीजिए, इसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये रही हमारे पास प्रीवियस वैल्यू दैट इज 2/8 इसके लिए 8/3 और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू है 2/3। तो देखिए 2/3 तो सबके लिए यही रहेगा। अब ये भर बदलेगा 8/3 2/3 1 0 1/3 0 और 0, मतलब इनमें से क्या घटेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो न्यू वैल्यू हो, तो 8/3 माइनस 2/3 और इनटू, अब 8/3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसमें हमारे पास R3 में दैट इज 89/41। तो अब देखिए हमने यहाँ पर यही चीज देखिए 8/3 माइनस 2/3 इंटू 89/41, तो 8/3 माइनस 2 इंटू 89 दैट इज 178। 3 इंटू 41 का हमने एलसीएम लिया, तो दिस विल बिकम 328 माइनस 178 दैट इज इक्वल टू 150/3 इंटू 41, so 150 is divided by 3, so this will become 50/41। ठीक, ये मैंने एक एलिमेंट के ये दिखा दिया है। ऐसे ही सिमिलरली फर्स्ट रो के x1 कॉलम के लिए दैट मीन 2/3 माइनस 2/3 इंटू 1, दिस विल बिकम 0। फॉर फर्स्ट रो x2 कॉलम के लिए यहाँ पर x1 1 माइनस 2/3 इंटू 0 विल बिकम 1। फॉर x3 वाले के लिए, मतलब कि रो पहली है x3 कॉलम के लिए 0 माइनस 2/3 इंटू 0 दैट इज 0। S1 के लिए वैल्यू विल कम 15/41। For S2 the value will come 8/41 and for S3 the value become minus 10/41। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने यही सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए 50/41 0 1 0 15/41 8/41 एंड माइनस 10/41। अब ऐसे ही जो हमारे पास R2 है, R2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो R2 के लिए भी मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। ये देखिए फॉर R2 सिमिलरली फॉर R2 ओल्ड माइनस, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पाइवोटल रो की वैल्यू है दैट इज -4/15। ठीक, तो अब हम इसको जो है लिख लेंगे। तो हमारे पास आएगी पहली वैल्यू दैट इज 62/41, सेकंड 0, थर्ड 0, फोर्थ 1, फिफ्थ -6/41 एंड 6 5/41 एंड सेवेंथ वैल्यू इज 4/41। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने टेबल में वही चीजें लिख दी हैं, 62/41 0 0 1 -6/41 5/41 4/41। तो ये हमारे पास पूरी टेबल फिर से बन गई। अब हमें अगेन क्या निकालना है, जेड जे। तो देखिए अभी तक हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं था, अब सारी की सारी वैल्यूज
हमारे पास आ गई हैं, लेकिन हम अगेन चेक करेंगे कि क्या फिर से कोई ऐसा वेरिएबल है इनमें से भी तो नहीं कहीं कुछ वो एग्जिट या एंट्रिंग हो रहा है। तो हम जेड जे निकालेंगे कैसे, 5 इंटू 50/41 प्लस 4 इंटू 62/41 प्लस 3 इंटू 89/41। अगेन इसके लिए 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। इसके लिए 5 इंटू 1, 4 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू 0। तो इसी तरह से जब हम सारी वैल्यू निकालेंगे जेड जे की, तो वो हमारे पास देखिए ये आ रही है। ठीक, जेड जे की वैल्यू हम एक वैल्यू हम काउंट करके दिखा देते हैं कि हम पहले ये एक्स बी के लिए काउंट कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो हम यहाँ पर एक वर्ड में इसको लिख लेते हैं। पहला है देखिए 5 इंटू 50/41। ठीक, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 5 इंटू 50/41। ठीक, प्लस आगे क्या है, आगे है हमारे पास 4 इंटू 62/41। 4 इंटू 62/41 प्लस 3 इंटू कितना है, 3 इंटू 89/41। 3 इंटू 89/41। अब देखिए ये दिया हुआ है, तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करके हम लिख रहे हैं। अगेन 5 इंटू 50 दैट इज 250/41 प्लस 4 इंटू 62, 4 2 जा 8 प्लस 4 6 जा 24, ये आ गया, और अपॉन 41 प्लस 3 टू 89, तो 3 9 जा 27 प्लस 3 8 जा 24 प्लस 26 26 और डिवाइडेड बाय 41। अब इन पूरे का हम एलसीएम 41 ले लें, तो इक्वल टू कितना आएगा, सबको जोड़ दो, 250 प्लस 248 प्लस 267, 7 8 कितना 15, तो ये आ गया 5 प्लस कैरी 1, 7 11 6, तो ये आ जाएगा दिस, एंड कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 765 डिवाइडेड बाई 41, ये आएगा आपका। ठीक, तो ये वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखी है जेड की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली इसका 3 5 0 45/41 24/41 एंड 11/41, ये मैंने सारे जेड की वैल्यूज निकाल रखी है। अब अगेन वी विल फाइंड द सीजे माइनस जेड जे। तो सीजे माइनस जेड जे देखिएगा, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 4 minus 4 0, 0 minus 45/41, तो ये माइनस का 45/41 आ जाएगा। 0 minus 24/41, तो इट विल बिकम माइनस 24/41। 0 minus 11/41, तो माइनस का 11/41। नाउ वी विल सी दैट all these values are 0 or negative. If any other there is any positive value, so we will again repeat the process. अगर हमारे पास यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो हम फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। बट हियर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बट हियर वी आर लुकिंग दैट देयर इज नो एनी मोर पॉजिटिव वैल्यू, और हमारे पास यहाँ पर कोई भी और पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारे पास आ गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसका जेड मैक्स कितना होगा, 105/1 x2 की वैल्यू 1। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं x3 is 62/41 and our objective function which is maximum, that is z equal to 765/41।
तो ये हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन है सिंप्लेक्स मेथड का, जो कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का है। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और चेंज करना चाहें, तो किसी किसी बुक में क्या है कि जो हम यहाँ पर सीजे माइनस जेडजे निकालते हैं, तो जो अगर हम यहाँ पर जेडजे माइनस सीजे दिया हुआ कहेंगे, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे हम कि हम जो यहाँ से यहाँ उल्टा घटाएंगे, लेकिन जो हम यहाँ पर सबसे जीरो और नेगेटिव देखते हैं, तो फिर हम जस्ट इसी का उल्टा देख लेंगे, जीरो और पॉजिटिव, फिर हम उसमें से नेगेटिव वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे और हम पॉजिटिव और जीरो लाएंगे, ठीक, तो फिर हमारा उस तरह का सोल्यूशन उससे भी आ जाएगा। तो दिस इज आर maximization problem of simplex method which we have solved to find our objective function। तो अब यहां से हमारा सिंप्लेक्स मेथड का ये पूरा टॉपिक जो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का कवर हो गया है। अगर अब किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। किसी की कोई क्वेरी?